गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे कि रात के वक्त उस घने जंगल की सीमा को पार करना अपनी मौत को दावत देना है। वे कहते थे कि वहां परछाइयों का पहरा होता है। लेकिन उस रात आरव ने अपने कमरे की खिड़की से जंगल के भीतर से उठती एक रहस्यमयी नीली चमक देखी। वह रोशनी स्थिर नहीं थी, वह जैसे उसे पुकार रही थी। आरव ने धीरे से घर का दरवाजा खोला। ठंडी हवा उसके पैरों से टकराई। उसने जूते नहीं पहने थे। वह नंगे पैर घास पर चलता हुआ उस चमक की ओर बढ़ने लगा। गांव की सीमा पीछे छूट गई। जंगल के घने पेड़ों के बीच वह नीली रोशनी अब और भी तीव्र हो गई थी। आरव के कदम रुक नहीं रहे थे। वह झाड़ियों को हटाते हुए आगे बढ़ा। कांटों ने उसके पैरों को छिला, लेकिन उसका ध्यान केवल उस चमक पर था। जैसे ही उसने जंगल के मुख्य प्रवेश द्वार पर अपना पैर रखा, आसपास का सन्नाटा और गहरा हो गया। पीछे मुड़ने का विचार अब उसके मन में नहीं था। वह उस अनजान आकर्षण के खिंचाव में पूरी तरह खो चुका था। सामने घना अंधेरा था और वह उसी के भीतर कदम रख चुका था। जैसे ही आरव ने जंगल की गहरी जमीन पर कदम रखा, हवा का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांसें जमने लगी और धुएं के रूप में बाहर निकलने लगी। पेड़ों की सूखी डालियां हवा में एक दूसरे से रगड़कर ऐसी आवाजें करने लगी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आरव ठिठक गया, लेकिन तभी उसके सामने की हवा में एक गहरा काला धुआं तेजी से घूमने लगा। धुएं के बीच से एक हाथ बाहर निकला और आरव की गर्दन को कसकर जकड़ लिया। आरव छटपटाने लगा। उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए। वह मदद के लिए चिल्लाने ही वाला था कि तभी ऊपर से एक सुनहरी रोशनी नीचे उतरी। एक परी हवा में स्थिर हो गई। आरव ने अपनी बेबस आंखों से उसे देखा। उसे लगा कि अब मुक्ति मिलेगी। वह चिल्लाया, पर परी ने अपनी छड़ी नहीं घुमाई। वह पत्थर की मूर्ति की तरह हवा में टिकी रही। न उसने हाथ हिलाया, न ही उसकी आंखों में कोई हलचल हुई। आरव ने तड़पते हुए पूछा, आप इसे मुझे ले जाने से क्यों नहीं रोक रही हैं? परी का चेहरा शांत था। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आरव की पकड़ ढीली होने लगी, जबकि चुड़ैल उसे घसीटते हुए और गहरे अंधेरे की ओर ले जाने लगी। चुड़ैल आरव को घसीटते हुए बरगद के उस विशाल पेड़ के पास ले गई, जिसकी जड़ें जमीन पर सांपों की तरह फैली थीं। आरव ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन चुड़ैल ने उसे पटका नहीं। वह एक घने घेरे के पास रुकी। वहां जमीन पर एक छोटा हिरण तड़प रहा था। उसके पैर में एक भारी लोहे का जाल बुरी तरह फंसा हुआ था, जिससे खून बह रहा था। आरव ने देखा, चुड़ैल ने अपना हाथ उस लोहे के जाल पर रखा। उसकी उंगलियों के स्पर्श से धातु पिघलने लगी और जाल दो टुकड़ों में होकर अलग हो गया। चुड़ैल ने झुककर जमीन से कुछ जड़ी बूटियां उठाईं और उन्हें पीसकर हिरण के घाव पर लगा दिया। हिरण की छटपटाहट धीरे धीरे कम हुई और वह शांत होकर लेटने लगा। आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि चुड़ैल की लाल आंखों से एक बूंद आंसू गिरा और घास पर जा गिरा। चुड़ैल ने मुड़कर आरव की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, लोग केवल मेरा चेहरा देखते हैं, मेरा काम नहीं। आरव के शरीर की अकड़न गायब हो गई। उसने जो देखा था वह उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। डर की जगह अब गहरा पछतावा ले चुका था। उसने महसूस किया कि उसका हाथ अब भी कांप रहा था, लेकिन अब यह डर से नहीं, बल्कि अपनी भूल के एहसास से था। परी धीरे से नीचे उतरी और अपना हाथ आरव के कंधे पर रखा। उसने आरव की आंखों में देखते हुए कहा, डर अक्सर सच्चाई को धुंधला कर देता है। तुम जो देखते हो वह पूरी तस्वीर नहीं है। आरव ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसने देखा कि चुड़ैल अब भी उस हिरण के पास बैठी थी। आरव ने पीछे मुड़कर जंगल की पगडंडी पकड़ी। वह भागता हुआ गांव की ओर गया। सुबह की पहली किरण के साथ वह गांव की चौपाल पर पहुंचा। लोग वहां जमा थे। आरव हाँफ रहा था। उसके पैर धूल से सने थे। उसने चिल्लाकर कहा, चुड़ैल के बारे में जो हम जानते हैं वह गलत है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई फुसफुसा रहा था तो कोई आरव की बातों पर यकीन करने से हिचकिचा रहा था। आरव ने फिर जोर देकर कहा, मैंने खुद अपनी आंखों से उसे घायल जानवरों का इलाज करते देखा है। अचानक गांव के बीचों बीच हलचल मच गई। कुछ लोग कुल्हाड़ियां लेकर खड़े हो गए, तो कुछ आरव की बात सुनकर चुप हो गए। हवा में तनाव था, लेकिन आरव अब डरा हुआ नहीं था। उसने सीधे गांव के मुखिया की ओर देखा और कहा,
अपनी आँखों से जाकर देखो, सच वहाँ है। गांव के लोग अब एक लंबी चर्चा में उलझ गए थे। बहस और अविश्वास के बीच कुछ युवाओं ने मशालें उठाई और जंगल की सीमा की तरफ बढ़ने लगे। गांव वाले जंगल के किनारे पहुँचे। उन्होंने अपनी मशालें बुझा दी। सामने बरगद के पेड़ के नीचे चुड़ैल एक और घायल पक्षी के पंखों पर लेप लगा रही थी। जैसे ही गांव वालों ने यह दृश्य देखा, उनकी पकड़ में कसी कुल्हाड़ियां ढीली पड़ गईं। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस सन्नाटा छा गया। आरव आगे बढ़ा और उसने चुड़ैल के पास बैठकर पक्षी को सहारा दिया। देखते ही देखते गांव के लोग अपने हाथों से लाए पानी और पट्टियां चुड़ैल की ओर बढ़ाने लगे। डर की जगह अब सम्मान ने ले ली थी। अगले कुछ हफ्तों में जंगल का वह हिस्सा एक अस्पताल जैसा बन गया। गांव के बच्चे अब हर शाम जंगल जाते हैं। वे चुड़ैल के साथ मिलकर जानवरों को खाना खिलाते हैं और उनके घावों पर मरहम लगाते हैं। आरव ने दूर खड़े होकर देखा कि चुड़ैल अब अकेली नहीं है। उसने महसूस किया कि असली खूबसूरती केवल नेक दिल में बसती है। बाहरी दिखावा और लोक कथाओं के डर के पीछे छिपी सच्चाई को देख पाना ही सबसे बड़ी जीत है। आरव ने एक गहरी सांस ली। उसने सीखा कि जब हम बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी को देखते हैं, तो नफरत खुद ब खुद खत्म हो जाती है। अब जंगल के उस रास्ते पर कोई डर नहीं, बल्कि एक नई दोस्ती की कहानी लिखी जा रही थी। रात की खामोशी में जंगल डूबा था। आरव अपनी खिड़की के पास खड़ा था। दूर घने पेड़ों के बीच एक नीली रोशनी धड़क रही थी। दादी की आवाज कानों में गूंजती रही कि जंगल की सीमा पार न करना। आरव ने खिड़की से हाथ पीछे खींचा, दरवाजा धीरे से खोला और बाहर निकल गया। सूखी टहनियां उसके पैरों के नीचे चटक रही थीं। वह घनी झाड़ियों को हटाकर आगे बढ़ा। हवा में नमी और मिट्टी की गंध थी। अचानक एक गुलाबी चमक ने अंधेरे को चीर दिया। आरव रुका। झाड़ियों के पीछे वह खड़ी थी। वह पिंक परी थी। वह थरथरा रही थी। उसकी नजरें आरव पर टिकी थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, यूनिकॉर्न गायब हो गया है। आरव ने उसके पास कदम बढ़ाया। हवा में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। रहस्य की डोर यहीं से उलझने वाली थी। हवा का रुख एकाएक बदल गया। चारों ओर नीला धुआं फैलने लगा, जैसे कोई स्याही पानी में घुल रही हो। झाड़ियों के पीछे से एक आकृति उभरी। नीली चुड़ैल सामने खड़ी थी। उसकी नजरें आरव पर जमी थीं। आंखों की पुतलियां जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आरव की कलाई को मजबूती से जकड़ लिया। आरव ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। चुड़ैल ने उसे घसीटना शुरू किया। आरव के पैर जमीन पर रगड़ खाते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे जंगल की घनी सीमाओं को पार कर गए। सामने एक ऊंचा, पथरीला पहाड़ आसमान को छू रहा था। हवा में पत्थरों के टकराने की आवाजें गूंजने लगी। चुड़ैल बिना रुके उसे ऊपर की ओर खींचती रही। आरव का दम फूलने लगा था। वे पहाड़ की ढलान पर थे, जहां जमीन के नीचे से कंपन महसूस हो रहा था। चुड़ैल की पकड़ ढीली नहीं हुई। वह उसे एक अंधेरी गुफा के मुहाने की ओर ले गई, जहां से एक ठंडी और भारी सी हवा बाहर की ओर बह रही थी। आरव के सामने अब एक नया और भयावह मोड़ खड़ा था। पहाड़ की चोटी पर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन कांप उठी और छोटे छोटे पत्थर लुढ़कने लगे। बादलों को चीरते हुए एक विशाल ड्रैगन नीचे उतरा। उसके भारी पंखों की फड़फड़ाहट से हवा में बवंडर सा उठ गया। आरव का संतुलन बिगड़ गया। वह लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिरा। ड्रैगन ने आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों की चमक ने अंधेरे को और गहरा कर दिया। ड्रैगन ने अपनी विशाल पूंछ उठाई और गुफा के प्रवेश द्वार पर रखे भारी पत्थर को एक झटके में हटा दिया। पत्थर के गिरते ही गुफा के भीतर से यूनिकॉर्न की कराह सुनाई दी। उसकी आवाज धीमी और बेबस थी। गुफा के चारों ओर काली ऊर्जा की परतें लिपटी हुई थीं, जैसे कोई अदृश्य जाल हो। आरव ने देखा कि यूनिकॉर्न हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह जकड़ा हुआ था। पिंक परी डर के मारे चिल्लाई कि ड्रैगन ही इसे खा जाएगा। हवा में दबाव बढ़ने लगा। आरव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मिट्टी में धंस गए। स्थिति पूरी तरह से हाथ से निकल चुकी थी। ड्रैगन का हर एक कदम जमीन को हिला रहा था और आरव को लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। नीली चुड़ैल ने हवा में अपना हाथ उठाया। उसने धीमे स्वर में कहा कि ड्रैगन इसे खा नहीं रहा,
बल्कि अपनी सांसों की ठंडक से इस पर जमे काले जादू को थामे हुए है। पास ही जमीन के भीतर एक काला पत्थर धंसा हुआ था, जो यूनिकॉर्न की ऊर्जा को सोख रहा था। पिंक परी और नीली चुड़ैल ने अपनी जादुई ऊर्जा उस पत्थर पर छोड़ी, लेकिन पत्थर पर एक खरोंच तक नहीं आई। जादुई रोशनी टकराकर वापस लौट गई। हवा में दबाव और बढ़ गया। आरव ने देखा कि यूनिकॉर्न की सांसें धीमी पड़ रही थीं। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आरव ने कदम बढ़ाए और गुफा के ठंडे फर्श पर घुटने टेक दिए। उसने कांपते हाथों से यूनिकॉर्न के माथे को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां यूनिकॉर्न की त्वचा से जुड़ी, एक अजीब सी गर्माहट आरव के शरीर में दौड़ गई। आरव की हिम्मत और यूनिकॉर्न की दबी हुई शक्ति का मिलन हुआ। गुफा के भीतर नीली और गुलाबी रोशनी का एक बवंडर उठा। एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी गूंज से पहाड़ की दीवारें हिल गईं। वह काला पत्थर, जो अब तक अटूट दिख रहा था, कांच की तरह चकनाचूर हो गया। गुफा के भीतर का भारीपन एक झटके में गायब हो गया। धमाके के साथ ही सारा काला धुआं हवा में विलीन हो गया। पूरी गुफा एक दिव्य सुनहरी चमक से भर गई। वह रोशनी गुफा से बाहर निकली और तेजी से पूरे जंगल में फैल गई। पेड़ों की पत्तियां चमकने लगीं और सूखी घास में फिर से जान आ गई। यूनिकॉर्न धीरे से उठा और उसने अपने पैरों को जमीन पर जमाया। वह पूरी तरह मुक्त था। ड्रैगन ने राहत की सांस ली और अपने विशाल पंखों को फैलाकर आसमान की ओर उड़ान भर ली। पिंक परी खुशी से नाचने लगी। नीली चुड़ैल ने आरव की ओर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। आरव ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींचा और जंगल से बाहर निकल आया। वह अपने घर की ओर चल पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो जंगल अब शांत था। वह अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा हुआ। बाहर का अंधेरा अब उसे डरावना नहीं लग रहा था। उसने समझ लिया था कि डर की परछाई के पीछे अक्सर सच्चाई का प्रकाश छिपा होता है। आरव ने धीरे से खिड़की बंद की और बिस्तर पर लेट गया। जंगल की वह सुनहरी रोशनी अब उसके मन में बसी थी। अगर आप आरव की जगह होते, क्या आप ड्रैगन पर भरोसा करते या उससे डर जाते? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी जादुई और रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आधी रात का सन्नाटा जंगल की पगडंडी पर भारी पटा है। ओजस्वी एक घनी झाड़ी के पीछे जमी हुई है। सामने कुछ गज की दूरी पर एक काली आकृति ने यूनिकॉर्न की लगाम कसकर पकड़ रखी है। आसमान में ड्रैगन के पंखों की भारी फरफराहट से ऊपर की टहनियां कांप रही हैं। पेड़ों से सूखे पत्ते ओजस्वी के कंधों पर गिर रहे हैं। उसने अपना दायां हाथ मुंह पर दबा लिया है, ताकि सांसों की आवाज बाहर न जाए। यूनिकॉर्न का शरीर स्थिर है। उसकी आंखें जमीन की ओर झुकी हुई हैं। चुड़ैल का हाथ लगाम पर जोर से दबा हुआ है। उसकी उंगलियां कड़कड़ा रही हैं। ओजस्वी की नजरें ड्रैगन के बड़े पंजों पर टिकी हैं, जो जंगल की मिट्टी को खुरच रहे हैं। अंधेरी में ड्रैगन की सांसें गर्म भाप की तरह हवा में मिल रही हैं। ओजस्वी धीरे से अपना पैर पीछे खींचती है। मिट्टी पर एक कंकड़ लुढ़कता है। सन्नाटा अचानक टूटता है। ड्रैगन ने अपना सिर झटका और उसकी गर्दन की नसें तन गईं। ओजस्वी की हथेलियां पसीने से गीली हो गई हैं। वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। ओजस्वी का पैर एक सूखी टहनी पर पटा और चटकने की आवाज सन्नाटे को चीर गई। चुड़ैल का सिर झटके से पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में लाल चमक कौंध उठी। अगले ही पल आसमान से ड्रैगन नीचे झपटा। पंखों की तेज हवा ने पास की झाड़ियों को जड़ से हिला दिया। ओजस्वी अपनी जगह पत्थर की तरह जम गई है। ड्रैगन ने अपने नुकीले पंजे फैलाए, लेकिन उसने चुड़ैल पर नहीं, बल्कि जमीन से फूट रहे काले धुएं पर प्रहार किया। मिट्टी हवा में उड़ रही है। तभी आसमान से एक तीव्र सुनहरी रोशनी गिरी। रोशनी के बीच से एक परी प्रकट हुई। उसके हाथ में चमकता हुआ दंड था। परी ने दंड को हवा में घुमाया और ड्रैगन को रुकने का संकेत दिया। इस भारी हलचल के बीच यूनिकॉर्न का संतुलन बिगड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सुनहरी त्वचा की चमक धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी है। परी ने अपनी आवाज उठाई, जंगल की झय अंधेरी शक्ति की गिरफ्त में है। चुड़ैल ने झपटकर अपना काला लबादा यूनिकॉर्न के ऊपर डाल दिया। ओजस्वी ने अपनी सांसें रोकी और यूनिकॉर्न की ओर बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया। ओजस्वी घुटनों के बल मिट्टी पर रेंगती हुई यूनिकॉर्न की ओर बढ़ती है। उसके हाथों में चुभ रही कंकड़ियां उसे महसूस नहीं हो रही हैं। यूनिकॉर्न का सीना बहुत धीमी गति से ऊपर नीचे हो रहा है। उसकी आंखें आधी बंद हैं।
और उसके खुरों के पास की घास पीली पड़कर सूखने लगी है। चुड़ैल का काला लबादा यूनिकॉर्न के शरीर को पूरी तरह ढके हुए है, जैसे कोई भारी बोझ उसे दबा रहा हो। ओजस्वी दौड़कर उसके पास पहुंचती है और अपनी भुजाओं से उसका सिर उठाकर अपनी गोद में रख लेती है। यूनिकॉर्न का शरीर बर्फ जैसा ठंडा है। ओजस्वी अपनी हथेलियां उसके माथे पर टिकाती है। वह उसकी सांसों की गति को अपनी उंगलियों से महसूस कर रही है। यूनिकॉर्न का सिर एक बार झटका खाकर ओजस्वी की छाती से जा लगता है। जंगल में हवा पूरी तरह थम गई है। ओजस्वी अपनी पूरी ताकत से उसके माथे पर दबाव बनाती है। वह अपनी हथेलियों को रगड़ती है ताकि घर्षण से गर्मी पैदा हो सके। यूनिकॉर्न के कान एक बार फड़फड़ाते हैं, फिर स्थिर हो जाते हैं। ओजस्वी उसके कान के पास झुककर उसे स्थिर रहने का इशारा करती है। सामने खड़ी चुड़ैल की उंगलियां हवा में कांप रही हैं, जैसे वह कोई अदृश्य धागा खींच रही हो। ओजस्वी का ध्यान अब पूरी तरह यूनिकॉर्न के शरीर पर केंद्रित है। ओजस्वी अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। वह अपनी हथेलियों के माध्यम से अपनी पूरी इच्छा शक्ति यूनिकॉर्न के शरीर में प्रवाहित कर रही है। उसकी उंगलियों के नीचे एक हल्की थिरकन महसूस होती है। अचानक एक तीव्र सुनहरी रोशनी ओजस्वी के हाथों से फूटती है। रोशनी का दबाव हवा में गूंजता है। एक जोरदार धमाका होता है। रोशनी के झटके से आसपास की सूखी झाड़ियां बिखर जाती हैं। जंगल की जमीन कांपने लगती है। सुनहरी चमक एक लहर की तरह पूरे जंगल में फैल जाती है। जहां जहां यह रोशनी पहुंचती है, वहां का काला धुआं जलकर राख में बदल जाता है। राख हवा में उड़कर गायब हो रही है। चुड़ैल इस रोशनी की चपेट में आ जाती है। वह पीछे की ओर गिरती है। उसकी आंखों की लाल चमक एक झटके के साथ बुझ जाती है। चुड़ैल का चेहरा शांत हो जाता है। उसकी आंखें अब नीली और स्थिर दिखाई दे रही हैं। ड्रैगन अपना विशाल सिर सम्मान में नीचे झुका देता है। सुनहरी रोशनी का घेरा अब यूनिकॉर्न को चारों ओर से ढक चुका है। जमीन के अंदर से निकलती अंधेरी शक्ति का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो गया है। ओजस्वी की हथेलियां अब भी यूनिकॉर्न के माथे को थामे हुए हैं। जंगल में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन अब यह सन्नाटा डर का नहीं बल्कि शांति का है। धुआं छंटते ही यूनिकॉर्न के शरीर में हलचल होती है। उसके पैर जमीन पर टिकते हैं और वह धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। उसके खुरों के नीचे की सूखी मिट्टी पर तत्काल हरी घास उगने लगती है। छोटे रंग बिरंगे फूल उसके चारों ओर खिल रहे हैं। यूनिकॉर्न अपना सिर हिलाकर ओजस्वी की हथेली को स्पर्श करता है। दूसरी तरफ चुड़ैल ओजस्वी के सामने झुकती है। उसके हाव भाव में अब कोई आक्रामकता नहीं बची है। ड्रैगन अपने पंख सिकोड़ता है और हवा में ऊपर की ओर उड़ जाता है। उसकी परछाई जंगल की छांव में विलीन हो रही है। चुड़ैल और यूनिकॉर्न भी घने अंधेरे की ओर मुड़ जाते हैं। ओजस्वी उन्हें जाते हुए देखती है। वे धीरे धीरे धुंध में ओझल हो रहे हैं। अचानक जंगल में परिंदों की चहचहाहट वापस लौट आती है। पेड़ों की टहनियां हवा में झूमने लगती हैं। ओजस्वी जहां खड़ी थी वहां जमीन पर एक चमकता हुआ फूल रह गया है। फूल की पंखुड़ियां रोशनी बिखेर रही हैं। ओजस्वी झुककर उस फूल को उठाती है। फूल की ठंडक उसकी हथेलियों में महसूस हो रही है। जंगल की हवा अब स्वच्छ और शीतल है। ओजस्वी उस चमकते फूल को थामे हुए रास्ते पर आगे बढ़ती है। पीछे का जंगल अब पूरी तरह शांत है, जहां डर का कोई निशान नहीं बचा।